ठीक है, सभी ठीक है, स्वास्थ्य सबका ठीक है। हाँ, यस या नो? ठीक है तो यस, और हालचाल ठीक नहीं है तो नो। हाँ या ना। हम बातें कर रहे थे वर्ण विचार को लेके। कौन से विचार को? वर्ण विचार को लेके। और हमने वर्ण की परिभाषा क्या सीखी थी? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या होती है? ध्वनि। और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि मुंह से उच्चारित होने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। और वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक का नाम हमने रखा स्वर, नंबर 2 पे बोलो रे व्यंजन। फिर सबसे पहले हमने स्वर के बारे में जिक्र किया कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को ही क्या कह देते हैं? स्वर कहते हैं। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी? 11 होती है। फिर हमने स्वरों को, इन 11 स्वरों को उत्पत्ति या स्रोत या मैं कहूँ मात्रा या कालमान के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। फिर इसके बाद में हमने ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया। एक का नाम रखा वृत्ताकार और दूसरे का नाम अवृत्ताकार। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद में हमने स्वरों का जो वर्गीकरण देखा वो था हमारा जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। कितने भागों में? 3 भागों में हमने विभाजित किया, अग्र, मध्य और पश्य। यदि जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय हो तो अग्र, और मध्य वाला भाग हो तो मध्य, और पश्य बोले तो पीछे वाला यदि भाग जिह्वा का क्रिया करता है तो उन्हें हम पश्य स्वर कहते हैं। इसके बाद में हमने दिखाई देने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में? 2 भागों में। अरे दृश्य हो रे, दृश्य हो रे। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद में हमने नासिका के आधार पर स्वरों को कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया। एक का नाम अनुनासिक और दूसरे का नाम निर्नुनासिक। जो केवल और केवल मुंह से उच्चारित हो जाए वो तो निर्नुनासिक, और मुंह के साथ साथ नाक की भी आवश्यकता पड़े तो अनुनासिक। फिर इसके बाद हमने मुखाकृति के आधार पर, किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 4 में। संवृत, अर्धसंवृत, विवर्त और अर्धविवर्त। जिनका उच्चारण करने पर मुंह है कम खुले वो तो संवृत, और संवृत से थोड़ा ज्यादा खुले तो हाँ अर्धसंवृत, अर्धसंवृत, और सबसे ज्यादा मुंह खुले तो विवर्त। और प्रिय विद्यार्थियों, हाँ, और उससे विवर्त से तो थोड़ा कम और अर्धसंवृत से थोड़ा अधिक मुंह खुले तो उन्हें क्या कहेंगे? अर्धविवर्त स्वर कहते हैं। फिर इसके बाद हमने व्यंजन के बारे में जिक्र किया। किसके बारे में? व्यंजन के बारे में। जो वर्ण का कौन सा भेद है? दूसरा, व्यंजन। प्रिय विद्यार्थियों, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को तो क्या कह देते हैं? व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना लिखा तो जा सकता है लेकिन इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। और हिंदी भाषा में व्यंजनों की बात करें तो कितने होते हैं? अरे कितने होते हैं? 33। इन 33 व्यंजनों को हमने सबसे पहले कितने वर्गों में विभाजित किया? 5 वर्गों में। कितने वर्गों में रे? 5 में। और बोलो प्रिय विद्यार्थियों, अंतस्थ में। किसमें विभाजित किया? अंतस्थ में। और फिर इसके बाद में ऊष्म में। किसमें विभाजित किया? ऊष्म व्यंजन में। 5 वर्ग तो कौन कौन से हो गए हमारे? कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पै वर्ग। कै में कै, खे, गे, घे, णे, और च में चे, छे, जे, झे, ये। टे में बोलो टे, ठे, डे, ढे, णे। टे में बोलो ते, थे। पै में बोलेंगे पै, फै, बै, भै, मैं। ये 5 वर्ग हो गए हमारे। इसके बाद हमने अंतस्थ, अंतस्थ में देखो कौन कौन से शामिल किया हमने?
ये, रे, ले, वे। और संख्या की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों, इनका यदि व्यवस्थित क्रम की हम बात करें तो यही क्रम होता है, ये, रे, ले, वे, वर्णमाला के अनुसार। और यदि संधि के अनुसार इनका क्रम अगर देखें ना अपन, तो संधि के अनुसार ये, वे, रे क्या चलता है, ये, वे, रे। और वर्णमाला के अनुसार ये, रे, ले, वे। फिर उसमें व्यंजन हमारे आ गए कौन से है। इनका भी अपना एक व्यवस्थित क्रम है। पहले आता है तालव्य, फिर बोलो रे मूर्धन्य, फिर बोलो दंते से। याद तो होने लग गया ना। इसका उच्चारण होता है कंठ से, इसको काकल्य भी कहते हैं, इसको काकल्य भी कहते हैं। ये वर्णों का उच्चारण स्थान सीखेंगे ना अभी हम, उसमें और जानकारी जुटाएंगे। इसको काकल्य भी कहते हैं और एक नाम और है इसका जो हम आगे जिक्र करने वाले हैं। तो तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ये हो गए हमारे व्यंजन कितने, 33। कितने हो गए, 33। फिर हमने प्रिय विद्यार्थियों इसके बाद में उच्चारण के आधार पर भी देखा हमने। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितने भेद किए रे, 8। कितने, 8। एक तो था हमारा कौन सा, स्पर्शी। अरे संख्या बोलो, 16। क्या 16 अपने ध्यान में आ गए क्या? कौन सी लाइन को छोड़ेंगे, च वाली को, और अंतिम में 5वें को। अंतिम 5 भी शामिल नहीं करेंगे और एक च वाली लाइन को भी शामिल नहीं करेंगे। ये हो जाएंगे हमारे कौन से, स्पर्शी। फिर एक होते हैं हमारे क्या, संघर्षी। संघर्षी में कौन कौन से है। फिर प्रिय विद्यार्थियों स्पर्श संघर्षी, क्या नाम था, स्पर्श संघर्षी। और स्पर्श संघर्षी में बोलो च, छ, ज, झ। अरे संख्या बोलो रे, संख्या बोलो, 4। तो मुझे बताओ फिर इसके बाद में कौन सा, हाँ, कठोर व्यंजन, टे, ठे, डे, डे, टे, ठे, डे, ढे। और इसके बाद में हमारे पास था संघर्षहीन। संघर्षहीन या क्या नाम दिया हमने एक इसको, अत्यंत कोमल। या अर्धस्वर। कौन कौन से होते हैं, ये, ओरे, वे, ये, ओरे, वे। फिर इसके बाद बोलो प्रिय विद्यार्थियों उत्क्षिप्त, प्रताड़ित या ताड़नजात या फेंके हुए प्रतीत होने वाले व्यंजन कौन कौन से रे, ढे, ओरे, ढे। फिर इसके बाद में प्रकंपित, लुंठित या लटके हुए प्रतीत होने वाले व्यंजन, और अकेला कौन सा आएगा, रे। फिर एक हमने देखा पार्श्विक व्यंजन, और पार्श्विक में बोलो कौन सा, ले। कौन सा आएगा, ले। प्रिय विद्यार्थियों एक हमने देखा था अंग और अह, लिखा था क्या, इन दोनों को कहते हैं अयोगवाह ध्वनियां। अयोगवाह ध्वनियां, अयोगवाह ध्वनियां, अंग और अह। क्या नाम है इनका, अयोगवाह ध्वनियां। कितनी होती है, 2, अंग और अह। कर लेंगे क्या पहचान, कर लेंगे ना। फिर हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। अब व्यंजनों का क्या देखेंगे, वर्गीकरण। और ये हमारा जो वर्गीकरण होगा स्वर तंत्रिकाओं में। कंपन के आधार पर। कितने भेद होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2।
किसके आधार पर है? स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर। किसका वर्गीकरण सीख रहे हैं? व्यंजनों का। किनका सीख रहे हैं? व्यंजनों का। प्रिय विद्यार्थियों, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। एक का नाम तो होता है घोष और एक का नाम होता है, हाँ क्या? वत्सरीय व्यंजन नहीं लिखे थे क्या? लिख लो वत्सरीय व्यंजन। न से जे रे ले, न से जे रे, और एक कौन सा था? और ले और खे। मुख्य रूप से तो होते न से जे रे ले, ओ सॉरी, न से जे और ले और खे। वत्सरीय देखो, वत्सरे का मतलब तो क्या लिया हमने? मसूड़े। ने से जे ले खे, एक रेबी। 6 हो गए क्या? ने से जे रे ले खे, इनको बोलते हैं वत्सरीय व्यंजन। लिखा है ना? अयोग व आपने लिखा है, कठोर व्यंजन लिखा है, लिखा है ना? और ऐड कर लो, नासिके लिखा है ना? और लिख लो, नवीन विकसित, नवीन विकसित ध्वनियां। आई और औ लिख लो, नवीन विकसित ध्वनियां आई और औ, ये और लिख लो, नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हो गई? आई और औ। लिखा है ना? चलो एक बार यहां लिखवा देता हूं, और लिख लो, 2 लाइन छोड़ के लिखना। हिंदी भाषा की लिपि, योजक चिन्ह लिख लो देवनागरी। नहीं लिखा ना? ये बातें लिखी थी क्या? लिख लो, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि। संस्कृत तो भाषा है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, हिंदी की भी और संस्कृत की भी देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि में से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा कौन से परिवार की भाषा है? भारोपीय। हाँ, यू भारत और यूरोप है ना। लिखा है ना? लिख लो, हिंदी भाषा का
पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंत मार्तंड। और हिंदी भाषा की पहली फिल्म है आलम आरा। हिंदी भाषा की पहली फिल्म आलम आरा। लिखा है ना यहाँ तक? लिख लो। पूरे विश्व में प्रिय विद्यार्थियों लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है। कितनी? 6000। पूरे विश्व में 6000 भाषाएं बोली जाती है। उनमें से एक हमारी हिंदी भी है। हिंदी केवल बोलचाल की भाषा ही नहीं है, ये हमारे मान सम्मान की भाषा है, हमारी संस्कृति की भाषा है ना? क्या? हाँ, संस्कृति की भाषा है। लिखा है ना यहाँ तक सबने? चल, हम बातें कर रहे हैं स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर। इनको हटा दूं? देखो, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित करें। एक का नाम घोष और नंबर 2 बोलो अघोष। प्रिय विद्यार्थियों, घोष किसे कहेंगे? घोष व्यंजन किसे कहेंगे कि जिन व्यंजनों का, देखो घोष का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, कंपन। घोष का मतलब क्या होता है? कंपन। इसे गूंज भी कहते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? गूंज भी कह सकते हैं। और इसे नाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गूंज या नाद। और जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में क्या होता है? कंपन। अरे क्या होता है? गूंज। क्या होता है? नाद। उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। सीखा था ना हमने कल, आज भी सीखा है अभी, कि वर्ग कितने होते हैं? 5। वर्ग कितने होते हैं? 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। बताओ मुझे, पहले बोलो क वर्ग, फिर च, ट, त, प। अच्छा, क वर्ग में बोलो क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य। फिर बोलो ट, ठ, ड, ड, ण, ट, ठ, ड, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये वर्ग है एक। क्या है? एक वर्ग। कितने हैं? 5। प्रत्येक वर्ग में कितने कितने? 5-5। अरे कितने कितने? 5-5। हम कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण और स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, गूंज या नाद के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में? अरे घोष हो रहे, घोष हो रहे। प्रिय विद्यार्थियों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में क्या होगा? अरे क्या होगा? क्या होगी? उन्हें हम कह देंगे घोष वर्ण। कौन से वर्ण कह देंगे? घोष वर्ण। और प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक वर्ग का पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अरे तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये अपने आप में कैसे व्यंजन होते हैं रे? कैसे होते हैं? घोष। परिभाषा क्या होगी?
कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में क्या होना चाहिए, कंपन, क्या होनी चाहिए, गूंज, क्या होना चाहिए, नाद, उन्हें हम कैसे व्यंजन कहेंगे। और घोष में कौन कौन से, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। और साथ में प्रिय विद्यार्थियों ये रे ले वे है। और सभी कौन आते हैं, सर, सभी कौन आते हैं, सर। सभी का नाम लेते संख्या बोलो 11। तो मुझे बताओ घोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, घोष की संख्या कितनी होती है। एक बार इनको हटा लो, इनको हटा लो जो एक बार। देखो एक वर्ग में कितने ले रहे हैं, 3, 5 में कितने हो गए, 15, कितने हो गए 15, और ये कितने रहे 5, कितने हो गए 20। अच्छा घोष व्यंजनों की संख्या बोलो 20। अरे कितने 31 कहाँ है बताओ, हाँ अभी यहीं तक देखो, अभी स्वरों का जिक्र हमें नहीं कर रहे। व्यंजन कितने 20, वो तो स्वर है ना, मैं तो व्यंजनों की बात कर रहा हूँ कि घोष व्यंजन कितने होते हैं 20। प्रत्येक वर्ग से कितने कितने लिए, 3 3, 5 से कितने हो गए 15, और 5 ये 15 और 5 ये। प्रिय विद्यार्थियों सभी स्वर भी इसमें शामिल होते हैं, सभी स्वर। तो अब मुझे बताओ संख्या की बात करें तो कितना, 31, कितना हो गए 31। तो मुझे बताओ कौन से व्यंजनों की संख्या 31 होती है, हाँ। अच्छा केवल ऑप्शन दे दे कि घोष व्यंजन होते हैं, ए 18, बी 14, सी 20 और डी 13। कितने करेंगे 20 करेंगे। घोष कितने होते हैं 20 होते हैं। फिर देखो कंपन गूंज नहीं हो तो अघोष, कंपन गूंज नहीं हो तो अघोष। बच गया कौन सा, पहला ओरे, अरे पहला ओरे, पहला ओरे, पहला ओरे, पहला ओरे। तो मुझे बताओ संख्या की बात करें तो एक वर्ग से 2 2 ले रहे हैं तो 5 से बोलो 10, और इसमें शामिल होते हैं से। संख्या की बात करें तो 10 प्लस 3 बराबर है, कितने हो गए रे, अच्छा 13 और 31 से 44, कितने होते हैं 44। और मुख्य वर्णों की संख्या कितनी होती है हिंदी भाषा में, वर्णों की संख्या, मुख्य वर्णों की संख्या 44, कितने होते हैं 44। इन 44 वर्णों को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं, एक को घोष कह रहे हैं और एक को अघोष कह रहे हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों मुख्य रूप से इनको व्यंजन ही माना जाता है। अगर वर्ण की बात करें तो 31 और कितने 13, 44 हो गए। और व्यंजनों की यदि बात करें, व्यंजनों की संख्या की बात करें तो 20 तो व्यंजन और 13 ये व्यंजन, 20 तो हो गए घोष और 13 हो गए अघोष। और यदि स्वरों की भी बात कर ले तो स्वर किस में शामिल होते हैं, घोष में। जब हम संधि सीखेंगे, और संधि का भी भेद कौन सा, व्यंजन संधि, कौन सा, व्यंजन संधि, वहां भी मैं आपके सामने फिर से जिक्र करूंगा घोष व्यंजन संधि और अघोष व्यंजन संधि। वहां एक ट्रिक काम मिलेंगे, तीसरे का पहला और पहले का तीसरा। जहां भी तीसरा दिख जाए उसको पहले में बदल दो, और पहला दिख जाए तो तीसरे में बदल दो। ये नियम वहां भी काम आने वाला है, इसलिए हमें व्यंजन सीखना भी जरूरी है। पहचान कर लेंगे क्या, तो बताओ घोष की संख्या कितनी, हाँ 31, अघोष की कितनी 13। सही गलत की पहचान कर लेंगे क्या, बताओ तो मुझे। बताओ निम्न में से अघोष व्यंजन है, कौन सा है,
कौन सा विकल्प है? ड, अंतिम वाला ना। ये तो आ गया ना घोष में, ये वाला नहीं है, से नहीं है ना। मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, कै, पै, तय और एक लिखा हमने ग। ग। अब मुझे बताओ निम्न में से सघोष व्यंजन है, सघोष व्यंजन है। मैं प्रश्न की भाषा सुनो, निम्न में से सघोष व्यंजन है कौन सा? सबका सही है। प्रिय विद्यार्थियों, घोष का ये दूसरा नाम क्या है? सघोष। अरे सघोष और ए का मतलब है रहित और से का मतलब है, ये गूंज के सहित होंगे और ये गूंज से रहित होंगे। कर लो नोट डाउन। लिख लो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर। परिभाषा लिखवाऊंगा मैं, अभी तो वही लिख लो, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन गूंज या नाद के आधार पर भेद दो, और एक नंबर पे लिखो घोष और उसके कोष्टक में लिख दो सघोष, और फिर उसकी परिभाषा लिखना, मैं बोल दूंगा। बोलूं क्या परिभाषा? लिखो घोष की परिभाषा। जिन व्यंजनों, कोष्टक में वर्ण भी लिख लेना ना, जिन व्यंजनों, कोष्टक में क्या लिखे? वर्ण, कोष्टक बंद कर देना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, गूंज, नाद होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, गूंज, नाद होता है, उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। कहते हैं से आगे लिखो, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन ये, रे, ले, वे, है, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन ये, रे, ले, वे, है तथा सभी स्वर आते हैं, तथा सभी स्वर आते हैं, तथा सभी स्वर आते हैं, आते हैं। इनकी संख्या, इनकी संख्या 15 + 5 + 11 बराबर 31 होती है। ये 15 + 5 + 11 अंकों में लिखना है ना, बराबर 31 होती है। कर लेंगे पहचान। फिर नंबर 2 पे लिखो अघोष व्यंजन। नंबर 2 पे लिखेंगे अघोष व्यंजन। बोलू परिभाषा? अघोष में लिखो, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं।
उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का कौन सा शामिल करेंगे? पहला दूसरा व्यंजन तथा से आते हैं। से आते हैं। इनकी संख्या 10 + 3 = 13 होती है। कई बार संख्या ही पूछ लेता है। बाकी अधिकांश प्रश्न तो निम्न में से घोष है या नहीं है, ये प्रश्न बनता है। सही गलत की पहचान कर लेंगे ना। आगे बढ़े। सबने लिखा है यहां तक? अगला वर्गीकरण उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने भेद करेंगे? 2। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने भेद हो गए? 2। एक का नाम हो जाएगा अल्प प्राण, नंबर 2 बोलो रे महाप्राण। किसके आधार पर वर्गीकरण है? स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर। कुछ विद्वान इसको श्वास वायु के आधार पर भी वर्गीकृत करते हैं ना। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में? 2 भागों में, अल्प प्राण और महाप्राण। प्रिय विद्यार्थियों देखो, नाम में ही परिभाषा छिपी हुई है। नाम में ही परिभाषा छिपी हुई है। अल्प का मतलब है थोड़ा। क्या होता है रे? थोड़ा। क्या होता है अल्प का मतलब है? थोड़ा। और जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर कम समय लगे, अल्प समय लगे, थोड़ा समय लगे, उन्हें हम कह देते हैं कौन से वर्ण? अल्प प्राण। कौन से कह देंगे? अल्प प्राण कह देंगे। और अल्प प्राण से थोड़ा ज्यादा समय लगे तो महाप्राण कहेंगे। कौन से कह देंगे? महाप्राण कहेंगे। जैसे देखना, मैंने लिखा कै, खे, गे, घे, ण। क्या लिखा मैंने? कै, खे, गे, घे, ण। यहां तक सबने सीखा है ना? यहां तक सबने। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपने अंग्रेजी में कै गणे लिखने सीखे होंगे या रोमन अंग्रेजी आप लिखते होंगे। मैसेज आप टाइप करते होंगे तो मैसेज में ऐसे तो लिखते हैं ना कि मैं कल नहीं, ये तो टाइप करते हैं ना। तो कै का क्या बनाते हैं? कै का क्या बनाते हैं? के। खे का के एच, गे का जी, घे का जी एच, अणे का बोलो रे एन। क्या बनाते हैं? एन। तो मुझे बताओ, के और के एच को बोलने में कम समय किसमें लगा? के में। अपेक्षा किसके? के एच के। जी और जी एच को बोलने में कम समय किसमें लगा? जी में। जी में जी एच की अपेक्षा। और फिर अंत में क्या? एन। तो प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5, पहला, तीसरा, पांचवा कैसे प्राण है? अरे कैसे प्राण है? तो बच गया कौन सा? दूसरा और कैसे प्राण है? महाप्राण।
दूसरा और चौथा महाप्राण, और पहला, तीसरा, पांचवा कैसे प्राण है? अल्प प्राण। हाँ हाँ, उच्चारण सही किया मैंने। दूसरा और चौथा, यहां से भी आप समझ गए होंगे कि पहला, तीसरा, पांचवा तो अल्प प्राण है और दूसरा और चौथा महाप्राण है। साथ में ही प्रिय विद्यार्थियों, ये, रे, ले, वे, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। इसमें है शामिल नहीं होता। और इसमें आ जाएंगे से, से, है। ये कैसे प्राण है? महाप्राण। तो मुझे बताओ, अल्प प्राण में तो एक वर्ग से 3 ले रहे हैं, तो 5 से तो कितने हो गए? 15। कितने हो गए? 15। और ये कितने रहे? 4। तो 15 और 4 है 19। तो मुझे बताओ, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं 19। केवल व्यंजन की बात करें तो कितने? 19। और प्रिय विद्यार्थियों, सभी स्वरों को भी इसमें ही शामिल किया जाता है। तो वर्णों की यदि हम बात करें तो 19 और 11 30। वर्ण तो कितने? अल्प प्राण वर्ण तो कितने? 30। और केवल व्यंजन कितने? 19। कर लेंगे पहचान। इनकी संख्या बोलो। 10 और 4 है कितना हो गया? 14। कौन से व्यंजनों की संख्या 14 होती है? कौन से व्यंजनों की संख्या 30 होती है? कौन से व्यंजनों की संख्या 31 होती है? कौन से व्यंजनों की संख्या 13 होती है? हाँ? कौन से व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगता है? कौन से व्यंजनों के उच्चारण में कंपन होता है? कौन से व्यंजनों के उच्चारण में अल्प प्राण से थोड़ा ज्यादा समय लगता है? कर लेंगे पहचान। तो लिखो ना फिर। लिखो। ये तो लिखा है ना सबने, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। कितने भेद किए? 2। एक नंबर पे लिखो अल्प प्राण। और अल्प प्राण में लिखना है जिन व्यंजनों, कोष्टक में वर्ण भी लिख देना, डरना नहीं है, एक ही बात है। इसमें स्वर शामिल हो गए तो वर्ण कह रहे हैं, स्वर शामिल नहीं होंगे तो केवल क्या है? व्यंजन है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर कम समय लगता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर कम समय लगता है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन, कोष्टक में वर्ण भी लिख सकते हो, कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर कम समय लगता है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, ये, रे, ले, वे तथा सभी स्वर आते हैं। तथा सभी स्वर आते हैं। इनकी संख्या इनकी संख्या 15 + 4 + 11 बराबर 30 होती है। इनकी संख्या 15 + 4 + 11 बराबर 30 होती है। नंबर 2 पे लिखो महाप्राण। कौन से प्राण? महाप्राण। बोलू परिभाषा?
महाप्राण की परिभाषा लिखो। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर अल्प प्राण व्यंजनों से थोड़ा अधिक समय लगता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर अल्प प्राण व्यंजनों से थोड़ा अधिक समय लगता है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन तथा से है आते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन तथा से है आते हैं। इनकी संख्या 10 + 4 = 14 होती है। और 14 और 30 कितने होते हैं? 44। कितने होते हैं? 44। और हिंदी भाषा में मुख्य वर्णों की संख्या भी कितनी होती है? 44। इनको वर्ण भी कह रहे हैं, व्यंजन भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वर शामिल हो रहे हैं, तो ये क्या है? वर्ण। वर्ण के कितने भेद हैं? 2, स्वर और व्यंजन। अरे स्वर और स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण तो स्वर, और स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले व्यंजन। तो इनको हम वर्ण इसलिए कह रहे हैं कि इसमें स्वरों को भी शामिल किया जा रहा है। यहाँ तक की पहचान कर लेंगे क्या? और यदि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनता है तो सही और गलत की आप पहचान कर लेंगे क्या? कर लेंगे ना? आगे बढ़े। ये था हमारा स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण। एक प्रश्न बनता है, जो बनता है प्रिय विद्यार्थियों, वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या लिखा मैंने? बोलो। वर्णों का उच्चारण स्थान। प्रत्येक वर्ण का अपना एक उच्चारण स्थान होता है। जैसे हमने तालव्य से देखा, मूर्धन्य देखा, दंते देखा, और हमने ओष्ठ्य भी देखा। ओष्ठ्य भी देखा ना? ऊ ये क्या थे? ओष्ठ्य थे। इनका उच्चारण करने के लिए हमें ओष्ठों की जरूरत होती है। ऐसे ही प्रत्येक वर्ण का अपना एक उच्चारण स्थान होता है, और इन उच्चारण स्थानों से भी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि कौन से व्यंजन या वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है या नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन उच्चारण स्थान या इनका उच्चारण स्थान याद रखने के लिए संस्कृत में तो एक सूत्र चलता था पहले भी, अभी भी चलता है संस्कृत की किताबों में। अकु है विसर्जनायाम कंठा, चलता है ना? ऐसा सुना होगा, आपने भी पढ़ा होगा। बाकी वो ना तो किसी के याद हुआ, और ना मुझे लगता है किसी विद्यार्थी के अच्छे से याद हुआ होगा। हम एक नया नुस्खा अपनाएंगे। नया नुस्खा ऐसा अपनाएंगे कि वो आपके भी समझ में आ जाए, और समझ में भी ऐसा आ जाए कि हमेशा हमेशा के लिए ही हमारे क्या जहन में बैठ जाए। जब भी वर्णों के उच्चारण स्थान से प्रश्न बने ना, तो हमारा फिर एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, हमने अभी सीखा था वर्ग, सीखा ना? कितने वर्ग बनते हैं? 5। तो पहला वर्ग कौन सा होता है? क वर्ग। फिर बोलो च वर्ग। अरे फिर बोलो ट वर्ग। फिर बोलो त, और फिर बोलो रे प। क वर्ग, च वर्ग, और फिर क्या लिखा मैंने? ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनके नीचे एक लाइन खींच देंगे। गणित की भाषा में से क्या कहते हैं? बटा। क्या कहते हैं? बटा। प्रिय विद्यार्थियों,
इन तीन को एक साथ जोड़ेंगे और इन दो को एक साथ, क्या वो लिखा रे मैंने, कचटे तप, कचटे तप। इसके नीचे मैंने लिखा कै ते मैं दे ओ ना, क्या लिखा मैंने, कै ते दे मैं ओ ना। इन दो को जोड़ो और इनका दो दो का जोड़ा बना दो। यहाँ तो जोड़ा बन रहा है दो दो का, ऊपर मामला सेट नहीं हुआ, ऊपर 5 थे और नीचे कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ तो दो दो का जोड़ा बन गया, यहाँ दो दो का जोड़ा नहीं बना। तो इनको एक साथ बोलो कचट तप, फिर क्या है बीच में बटा, और नीचे बोलो कतमदे ओना। एक साथ उच्चारण करो, कचट तप बटा कतमदे ओना, कचट तप बटा कतमदे ओना, हमारे से कभी भी दूर मत होना। अब एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना होना, है ना। क्या कह रहे हो? देखो भाई, आ जाओ। कै वर्ग में बोलो कौन कौन से, कै खे गे घे ण। अरे कै के नीचे बोलो रे कै, कै यानी कंठ, और कंठ से बन जाएगा कंठ। तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से है रे, कंठ से। कै खे गे घे ण, हाथ लगा के देखो यहाँ वाइब्रेट होगा, कै खे गे घे ण, हो रहा है ना। हाँ, ज्यादा दबा भी मत देना, कहीं मामला और सेट हो जाए ना। फिर देखो आगे क्या, च वर्ग, च वर्ग में च छ जे झे ये। अच्छा, इसके नीचे बोलो तै, तै से बोलो तालु, और तालु बोले तो तालव्य, आलू नहीं तालु, और तालु से क्या हो जाएगा, तालव्य। आलू से याद आया मुझे, एक बार आलू की शादी पत्ता गोभी से हो गई। आलू की शादी किससे हो गई, पत्ता गोभी से, और फेरे हो गए। फेरों के बाद सुबह हुई, आलू अपनी पत्ता गोभी को लेके घर पहुंच गया। सुबह से शाम हुई, और जैसे ही प्रिय विद्यार्थियों धीरे धीरे समय आगे गुजरता गया, रात को दोनों जब सुहागरात मनाने के लिए कमरे में गए, आलू और पत्ता गोभी, तो जैसे उनका रात गुजरा, सुबह हुई, आलू के मित्र गेट पे ही खड़े थे, आजा इधर। आलू को पकड़ के ले गए बाहर, और फिर आलू से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। बोले कुछ नहीं हुआ यार। अरे रहने दे, कुछ ना कुछ तो हुआ है। बोले नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हमारे को नहीं बताएगा, कुछ ना कुछ कोई भी बात हुई है बता तो दे। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आलू उदास होके बोला। तो फिर एक दोस्त ने बोला कि यार फिर क्या बात थी ये तो बता। बोले यार मैं क्या करूं, तेरी भाभी जी का घूंघट उठा रहा था, और उठाते 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 सुबह हो गई, लेकिन चेहरा ही नहीं दिखा, है ना, चेहरा ही नहीं दिखा। तो आलू का नाम तो मतलब है ना। देखो च के नीचे क्या, तय, तय से बन गया तालव्य। फिर टे, टे वर्ग में बोलो टे ठे डे डे ण। अरे टे के नीचे मैं से बोलो मूर्धा, और मूर्धा बोले तो मूर्धन्य। फिर बोलो रे ते, ते थे दे धे ने। अच्छा, ते के नीचे बोलो दे, दे से बोलो दंता, और दंत बोले तो दंत, दंत, ये नए लिख देंगे ऐसे ना। फिर प्रिय विद्यार्थियों पे आ गया, पे फे बे भे में। अच्छा, पे के नीचे बोलो ओ है तो ओ से क्या बना लेंगे, ओष्ठा, या बना लेंगे ओष्ठ। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, नीचे तो बच गया ना, और ऊपर कोई भी नहीं बचा। अब ना अकेला पड़ गया, क्या करे बेचारा। ये ना फोर क्या बना लेंगे, नासिका, ना से क्या बना लेंगे, नासिका।
नासिक्य या नासिका। प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन नासिका के पास कुछ भी नहीं बचा और ये बेचारा अकेला मुरझा गया। सुना सुनो, कहते ना सुना हो गया, हाँ गम हो गया। करे तो क्या करे, इधर से भगा, भगते भगते इधर गया तो इसको गेट पे मुखिया कौन मिला, पे। इधर मुखिया कौन, ते। इधर मुखिया, टे। इधर मुखिया, चेर। इधर मुखिया, के। इनके पास जाके कहता है कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कैसे भी करके और थोड़ा ना थोड़ा मेरी मदद आप कीजिए। ये कहते हैं कि भाई देखो, अकेले का मामला है नहीं, हम पांचों भाई बैठेंगे, बैठ के डिस्कस करेंगे, तेरे को कल बता देंगे, आज हम अकेले कोई भी फैसला नहीं लेंगे। फिर मुरझा गया बेचारा, उदास होके चल दिया घर पे चल दिया। फिर अगले दिन आया और अगले दिन इनको कहता है कि कुछ हुआ क्या मामला सेट। तो ये कहते हैं कि हम पांचों भाइयों ने एक छोटा सा डिस्कस किया कि भाई ठीक है, तू भी हमारे परिवार का सदस्य है तो तेरी भी मदद हम कर देते हैं, लेकिन मदद हम हमारी सुविधा अनुसार करेंगे, तेरे मन मुताबिक नहीं करेंगे। तो ये प्रिय विद्यार्थी इसको अंतिम कहते हैं ना, सब अच्छा अच्छा खुद का और बुरा बुरा दूसरों का। ये अंतिम पांचों एक एक दे दिया, भाई एक मैं ये दे देता हूं, लेकिन देंगे हम अंतिम पांचों। तो अब ये अंतिम पांचों देखो इधर आ गए, अणे ने में। तो मुझे बताओ इनका उच्चारण स्थान अब कहाँ से, नासिका से। अरे कहाँ से, नासिका से। इनका उच्चारण करने के लिए नाक की आवश्यकता होती है, नाक को दबा के इनका उच्चारण हमें नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक उच्चारण स्थान याद हो गए क्या? अच्छा अब क्या बचा? हाँ हाँ, ये बात हुई ना, प्रश्न कहाँ से आएगा, प्रश्न कैसा आएगा और प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मानो परीक्षा में प्रश्न कैसा आए, आप कह रहे हैं उसके मुताबिक देखो कि यदि कै का पूछ ले कि कै का उच्चारण स्थान क्या है। अब उसने कहा कंठ तालु मुर्दा दंत है, तो क्या कर देंगे रे, ठीक है। उसने कह दिया कि अणे का उच्चारण स्थान क्या है, तो अब देखो कंठ तालु मूर्धा और दंता क्या करेंगे रे, मूर्धा, है ना। उसने कहा अणे का उच्चारण स्थान है कंठ तालु दंता और नासिका। कंठ तालु दंता और नासिका क्या करेंगे, सुनो जरा, कंठ तालु दंता और नासिका क्या करेंगे, वे नासिका। और प्रिय विद्यार्थियों कह दे अणय का उच्चारण स्थान है कंठ मूर्धा ओष्ठ और नासिका, नासिका क्या करेंगे, नासिका। देखो आप यदि कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई बड़ा बुजुर्ग मिल गया और पूछे यार तू देखा देखा लग रहा है, कहाँ जाके आया है, पढ़ के आया हूँ, तो किसका बेटा है तू, फिर आप कहोगे साहब मेरे पिताजी का नाम ये है। फिर वो पूछने वाले बुजुर्ग हैं, वो कहें यार मैं तो पहचाना नहीं। फिर आप कहोगे नहीं मेरे दादाजी का, और अरे उनका पोता है क्या। हाँ, तो दादाजी से पिताजी से काम ना चले तो दादाजी, और दादाजी से काम चल जाए तो फिर पिताजी की जरूरत ही नहीं है। पिताजी से काम चले तो दादाजी, और दादाजी तो सर्वोपरि है ही है। तो देखो अगर ये ऑप्शन में है अकेला, ये करेंगे, और ये भी है ये भी है, तो पहले प्रायोरिटी इनमें किसको देंगे, नासिका को। अब क्या बचा, मैं के बाद बोलो, ये, हाँ ये रे ले वे, तो एक छोड़ के लिख दो, ये रे ले और वे को लिख दो अलग से। वे का होता है प्रिय विद्यार्थियों दंतोष्ट। क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आता है, बहुत बार परीक्षा में आता है, वे का ही पूछता है। फिर बच गया क्या, है भी तो बच गया ना, है को लिख दो ऊपर और इसके साथ लगा दो क्या, विसर्ग, विसर्ग, क्योंकि विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कहाँ से, कंठ से। अब क्या बचा रहे प्रिय विद्यार्थियों, हाँ शे से और से, तो ये बताओ कौन सा से, तो लिख दो ना तालव्य के सामने से। मूर्धन्य लिख दो मूर्धन्य के सामने, दंते
लिख दो दंते के सामने, और ये है हो गया अपना। अब क्या बचे? स्वर। ऊपर से लिखते चलो, ए आ ई, और रे है तो री, और ले है तो लिली, संस्कृत में चलता है। और फिर देखो, ओष्ट में पढ़े थे ना, ऊ ऊ, और इनको लिख देना अलग से, ए आई ओ औ। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे किनका, वर्णों का क्या हो गया, उच्चारण स्थान। ए का और आई का क्या बनाएंगे? ए का निर्माण बोलो ए ओ रे ई से, और ओ बोलो ए ओ रे ऊ से। तो ए का तो क्या है, अरे ई का क्या है, ए का क्या है, ऊ का क्या है, तो दोनों का मिला के लिख दो ना, कंठ तालु, और इसका कंठ ओष्ठ। एक साथ कंठोष्ठ भी बोल सकते हैं और कंठ तालव्य भी बोल सकते हैं। क्या पहचान कर लेंगे? क्या क्या याद रखोगे? कचट तप बटा कतमद ओना। ये कचट तप कहाँ से आया? प्रत्येक वर्ग का पहला। नीचे हमने कुछ लिखा जो कत मध्य ओ ना, कत मध्य ओ ना, रह जाएगा यार, उतार लो ऐसे की ऐसे। अनुस्वार रह गई, अनुस्वार को इसमें शामिल कर दो। ये लो बाबा, इसको क्यों छोड़ते हो? अच्छा, लिखना एक दूसरे के सामने ही, ऐसा नहीं कि इसका नीचे उसका ऊपर ना, क्या थोड़ा सा मेरा पास पास में हो गया, आप तरीके से लिख देना। समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, गलत मत लिखना। सूत्र तो याद हो गया ना? इसको अलिजीवा भी बोलते हैं, है को, है ना?
लिखा है क्या यहाँ तक सबने? लिखा है सबने? देखो प्रिय विद्यार्थियों, वर्णों का उच्चारण स्थान पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या याद रखना होगा? कचट तप बटा कतमदे ओना। सबसे पहले क वर्ग था, तो क वर्ग में जितने भी शामिल है नीचे क होने की वजह से क्या बना लिए? कंठ है। अरे च वर्ग का बोलो, ट वर्ग का बोलो मूर्धन्य, अरे त वर्ग का दंता, ट वर्ग का बोलो रे ओष्ठ। और फिर अंतिम नीचे तो ना बचा नासिका, अंतिम जो 5 थे इनको किसमें शामिल कर लिया? नासिका में। और एक साथ में आ गया कौन सा? अनुस्वार। तो मुझे बताओ विसर्ग किसमें है? कंठ में। फिर ये रे ले और वे को अलग से क्या कह दिए? दंतोष्ठ। फिर प्रिय विद्यार्थियों है आ गया हमारा किसमें? कंठ, जिसका अलग से नाम और क्या है? अलिजीवा। फिर हमारे बच गए स्वर या से उसमें व्यंजन बच गए, उसमें तालव्य एक ये कौन सा है? मूर्धन्य और दंत है। फिर हमारे बच गए 11 स्वर। सबसे पहले ए आ, फिर ई और रे होने की वजह से री। एक संस्कृत में लिरी चलता है तो ले के साथ में क्या लिख दिए? लिरी। फिर ऊ ओष्ठ हो गए और अलग से हमने लिख दिया ए आई। एक का निर्माण ए और ई से हुआ तो दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा? कंठ तालु। फिर ओष्ठ ओ और औ का क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। इसका निर्माण ए और ऊ से मिलकर हुआ तो क्या हो गया रे? कंठोष्ठ। क्या हो गया? कंठोष्ठ। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करें तो मुख्य मुख्य उच्चारण स्थान तो कितने होते हैं? 6। मुख्य उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी? 6। 1 2 3 4 5 और 1 6। कुल की यदि बात करें तो कुल कितने रे? 10। 6 7 8 9 और एक कौन सा जीवा? अली जीवा। कौन सा जीवा? अली जीवा। कर लेंगे पहचान। मुख्य कितने? 6। कुल कितने? 10। मुख्य कितने? 6। कर लेंगे पहचान। 6 तो ये हो गए, दंतोष्ट हो गया, कंठ तालव्य हो गया, कंठोष्ट हो गया और एक ये अलीजीव्या हो गया। कौन सा? हाँ तो मुख्य तो ये आ गए ना, केवल 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो दो नाम एक साथ ले लिए, नाम इधर भी आ गया था ना, अलीजीव्या अलग से हो गया ना। मुख्य यही माने जाते हैं 6 ही है ना। फिर इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, यदि परीक्षा में आ जाए, यदि परीक्षा में आ जाए कि क्षय का उच्चारण स्थान क्या है? क्षय का क्या है? सबसे पहले इसके टुकड़े करो, ये मिलकर बना आधा तो कै, अरे पूरा से भी कौन सा? और फिर टुकड़े करेंगे तो ए। तो कै तो क्या है? कंठ। फिर बोलो मूर्धन्य और फिर बोलो कंठ। कंठ मूर्धन्य कंठ, कंठ है मूर्धन्य कंठ। कर लेंगे पहचान। आपको डराने के लिए कह दे कि कै का सही उच्चारण स्थान है मूर्धन्य कंठ है, कंठ है, तालव्य मूर्धन्य कंठ है, तो डरेंगे क्या आप? नहीं। इसके टुकड़े किए, टुकड़े करने पर पता चला कि कै का कंठ है,
से का मूर्धन्य और ए का कंठ। सही गलत की पहचान कर लेंगे क्या? कर लेंगे ना? एक प्रश्न दे दूं? बताओ प्रिय विद्यार्थियों, निम्न में से नासिक के व्यंजन है? हाँ, कर लेंगे पहचान। निम्न में से दंतोष्ट व्यंजन है। दंतोष्ट कौन सा है? वह। और नासिके पूछे तो कर लेंगे क्या पहचान है? अरे कंठ है कौन सा? कंठ है कौन सा? तो मुझे बताओ, च का उच्चारण स्थान है कहाँ से? तालव्य, तालु से होता है। सही गलत की पहचान कर लेंगे ना? एक लिख लो शब्दकोश के अनुसार, छोटा सा बिंदु है, शब्दकोश के अनुसार वर्णों का व्यवस्थित कर। किसके अनुसार रे? शब्दकोश के अनुसार। शब्दकोश के अनुसार वर्णों का व्यवस्थित कर। प्रत्येक वर्ण का अपना एक क्या होता है? व्यवस्थित कर्म होता है। हिंदी में जो शब्दकोश है ना, इसमें प्रत्येक वर्ण का अपना एक क्या है? कर्म है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारे शब्दकोश में किसको शामिल किया गया है? अनुस्वार को। फिर इसके बाद बोलो रे चंद्र बिंदु, और फिर बोलो विसर्ग, और फिर क्या आएगा? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये तो हो गया स्वरों का कर्म। किनका हो गया? स्वरों का। फिर इसके बाद में व्यंजनों का क्रम चलता है। कै के बाद बोलो, हाँ? कै के बाद आता है क्ष। क्यों? क्योंकि क्षय का निर्माण आधा तो कै और फिर पूरा से, तो कै के तुरंत बाद आ जाएगा। फिर बोलो ख, ग, घ, ण। फिर बोलो च, छ, ज, गे। क्यों? ग का निर्माण आधा तो ज और पूरा य, फिर झ और फिर य। यही क्रम आगे लिख रहा हूं इधर। ट, बोलो बोलो, ट, ठ, ड, ड, ण। फिर बोलो त, त्र। त्र का निर्माण किससे हुआ? आधा तो तय और र से। फिर बोलो दे, दे, ते, त्रे, थे, दे, धे, और फिर धे, न। ये धे देखा है ना? विद्यालय में आता है। विद्यालय ऐसे ही तो लिखते हैं ना, या फिर ऐसे लिखते हैं? बताओ। ऊपर विद्यालय ऐसे तो लिखते हैं ना? ऐसे तो लिख सकते ना? आधा दे और ये से मिलकर ये धे बना है, विद्यालय, ना कि ये विद्यालय। कर लेंगे पहचान। फिर इसके बाद में न के बाद में पे, पे के बाद प्रे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, से, स्रे, से, है। ये होता है शब्दकोश के अनुसार वर्णों का व्यवस्थित कर्म। अभी नहीं लिखेंगे,
मौका देंगे लिखने का। तो मुझे बताओ प्रिय विद्यार्थियों, शब्दकोश के अनुसार वर्णों का व्यवस्थित क्रम में सबसे पहले कौन आता है? अनुस्वार। तो मेरा दूसरा प्रश्न है कि सबसे अंत में कौन आता है? कौन आता है? कर लेंगे पहचान। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे बनता है? प्रश्न कैसे बनता है कि आपको नाम दे देगा, आपको नाम दे देगा। जैसे देखो मैंने लिखा कंचन, मैंने लिखा कंगन, मैंने लिखा कांच, और प्रिय विद्यार्थियों मैंने लिखा काजल। हाँ, अब मुझे बताओ शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा? ए, बी, सी, डी, ये 4 विकल्प देंगे आपको। हाँ, सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा? कंगन, कंगन, काजल। लेकिन अभी तक तो हम क्या लगा रहे हैं रे? तुक्का। क्या लगा रहे हैं? तुक्का। सही गलत की पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना आना चाहिए? टुकड़े करने। टुकड़े करेंगे तो सबसे पहले कंचन के टुकड़े करो। कै में क्या है रे? ए के ऊपर भी क्या? अनुस्वार। फिर बोलो च, च में क्या? ए। फिर बोलो न में क्या? ए। फिर कंगन के करो कै में क्या? ए के ऊपर है अनुस्वार। फिर बोलो ग, फिर बोलो न, और न में भी क्या प्रिय सॉरी ए, इसको हलंत कर दूं। फिर न, और न में क्या? ए। फिर विद्यार्थियों कांच के टुकड़े करो। कै में क्या? आ, और आ के ऊपर कौन है रे? चंद्र बिंदु। फिर बोलो च, और च को आधा करे तो ए। फिर बोलो काजल, काजल में कै में क्या? आ। फिर बोलो जय, और जय में क्या? ए। फिर बोलो ले, और ले में क्या? ए। टुकड़े हो गए। अब देखो शब्दकोश के अनुसार कैसे पहचान करेंगे। सबसे पहले देखो कै, क्या आया है? सब में क्या आ रहा है? इधर भी देखो, इधर क्या है? तो यहां से तो पहले दूसरे का निर्धारण नहीं हो पा रहा, इसको तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। फिर अनुस्वार, अनुस्वार, चंद्रबिंदु, और ये साधारण आ। तो हमें पता है सबसे पहले कौन आती है? अनुस्वार। लेकिन अनुस्वार भी एक में नहीं, दो में है। तो इन दो में से कोई पहले दूसरे पे, एक पहले पे होगा और एक दूसरे पे। लेकिन अब पहले नंबर पे लाना है, इसमें अनुसार, इसमें अनुसार, तो इनको भी छोड़ो, आगे बढ़ो। च और ग, तो देखो च पहले है या ग पहले है? ग है ना। तो पहले क्या आ जाएगा? कंगन। और नंबर 2 पे कौन आ जाएगी? कंचन। तो बताओ तीसरे नंबर पे कौन है? इसमें चंद्र बिंदु है और इसमें साधारण आ है। तो पहले चंद्र बिंदु है, फिर क्या है? आ है। तो ये कांच, और फिर काजल। अरे प्रिय विद्यार्थियों, ए, बी, सी, डी। तो बताओ चौथे नंबर पे कौन आ गया? हाँ, काजल। पहले नंबर पे, तीसरे पे। ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी आपको शब्द दे सकता है और उसका पहला दूसरा क्रम पूछ सकता है। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आप जैसे ही घर पे जाएं तो आप घर वालों के टुकड़े नहीं, घर वालों के नाम के टुकड़े करने हैं ना। हाँ, कहीं गुरुजी कह रहे थे। और फिर देखना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है क्या? अरे पूछना है क्या? तो ऐसे की ऐसे इसको छाप लो, बाकी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में।